सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे एटम के बारे में। बच्चों, एटम के बारे में हमें सर जॉन डाल्टन इनकी एटॉमिक थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि सबसे पहले एक एटम के बारे में जो नॉलेज, रिकॉग्नाइज्ड नॉलेज जो प्रोवाइड की थी वो सर जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड की थी। आप लोगों ने शायद महर्षि कन्नड़ का नाम सुना होगा। लगभग 500 बीसी उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है, पंच तत्व जिन्हें हम लोग कहते हैं, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना कि वायु, एयर, अग्नि, फायर, जल, पानी, वाटर है आपका जो, इसके अलावा सॉइल जो मिट्टी है, इनसे किसी भी ह्यूमन बॉडी को बनाया जा सकता है और अल्टीमेटली ये ह्यूमन बॉडी उन्हीं के अंदर वापस से फिर से कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका वो बना है उसे ही कहते हैं एटम। बस जॉन डाल्टन ने एक नई चीज जो ऐड की वो ये थी कि एटम क्या है। एटम किसी भी सब्सटेंस की वो सबसे छोटी यूनिट है जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। द स्मॉलेस्ट indivisible unit of any substance is known as atom। तो आप किसी भी सब्सटेंस को धीमे धीमे करके ब्रेक करते जाइए, तोड़ते जाओ। बड़ा सब्सटेंस टूट के छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा और टूटते टूटते आपको एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा आपको यूनिट मिलेगा तो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को क्लेरिफाई किया है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो एटम की डेफिनेशन ही थी कि किसी भी सब्सटेंस का इनडिविजिबल, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ही क्या कहलाता है, एटम। ठीक है। पर बच्चों, मॉडर्न थ्योरी जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग एटम जो है उसको आप 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? एक तो है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रॉन। पर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, आजकल जो थ्योरी चलती है ये उसके अकॉर्डिंग है। पर जॉन डाल्टन ने बताया कि भैया एटम को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अगला पॉइंट इनकी थ्योरी का ये कहता है कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, फिजिकली भी और केमिकली भी। जैसे कि एक आयरन रॉड है, एलिमेंट है आयरन रॉड, ये आयरन के छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनी होगी। इसमें जितने भी आयरन के एटम्स हैं वो सबके सब बिल्कुल एक जैसे होंगे, एकदम हूबहू आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल। ठीक है। एक पॉइंट कहता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉन आइडेंटिकल। एक एल्यूमिनियम रॉड
और एक आयरन रॉड, इन दोनों के एटम्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होंगे, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हो। इनके थ्योरी का अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि आप किसी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो खत्म कर सकते हो, और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको बना सकते हो। ये बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहलाया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट इनका थ्योरी का ये है कि किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, यहाँ पर 2 है तो मास कितना हो गया 32। अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो यहां पर निकालेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 3:8। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ही बनी हो, भले C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से बनी हो, या आपने रेस्पिरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस की हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, और वो रेशियो होगा 3:8, भले ये किसी भी तरीके से बनाई गई हो CO2। ठीक है, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा रुकना। लगता है मेरा ट्राइपॉड खराब हो गया। चलो मैं यहाँ ऊपर तक ही लिखूंगा। हाँ जी, तो ये आपके जॉन डाल्टन के जो इंपॉर्टेंट थ्योरी के जो पॉइंट्स थे ये हमने वो किए। इसमें हमें बच्चों 2 लॉज हैं, वैसे तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और देता हूं। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व करना एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के दौरान हम लोग मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में मैं इसे कहूं तो मैं कह सकता हूं कि एक केमिकल रिएक्शन में टोटल जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास जो है प्रोडक्ट का भी होता है। जैसे कार्बन के एटम का मास होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन के एटम का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम है तो यहाँ हो गया आपका 32 ग्राम, और अगर आप CO2 का मास निकालेंगे तो वो आएगा 44 ग्राम।
तो आप देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तब भी आंसर कितना आएगा 44 और इधर भी आंसर कितना है 44। तो मास जो है वो क्या रहा, कंजर्व रहा, उसे ना तो हम लोग घटा पाए और ना ही जो है हम लोग उसे इंक्रीज कर पाए। ठीक है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन तो अभी मैंने समझाया ही कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। CO2 का एग्जांपल देके समझाया था, H2O का भी समझा रहा हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ कंपाउंड है H2O। अगर इसके अंदर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियोज को निकालूं तो एक हाइड्रोजन के एटम का मास है 1, तो दो एटम्स की वजह से मास हो गया टोटल अपने पास में 2 और ऑक्सीजन का है 16, तो 2:16। और अगर इस रेशियो को भी मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद में आ जाएगा 1:8। इसी को आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 और 8 को ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9। मतलब अगर मैं 9 ग्राम वाटर लेता हूं तो उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अगर मैं 9 ग्राम पानी लेता हूं बच्चों तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम जो है इसके अंदर मौजूद होगा क्या, ऑक्सीजन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए 18 ग्राम 18 18 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा और कितना ग्राम ऑक्सीजन। इस लॉ से हमें पता लगा कि 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है 18 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा और कितना ग्राम ऑक्सीजन। जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या हुआ बेटा, इतना मुश्किल सवाल थोड़ी ना है भाई। 9 ग्राम पानी में 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मेरा क्वेश्चन है 18 ग्राम के लिए, 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा और कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है, मनीष ने कमेंट किया है। और इसके अलावा मनीष और कृष्ण के अलावा क्लास में और कोई नहीं है क्या। क्या हुआ बच्चों, भाई समझ में नहीं आया क्या तुमको। अरे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिर्फ अमाउंट जो है उसे डबल कर दिया है। भाई अगर 9 ग्राम वाटर में 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मैंने क्या किया, वाटर का अमाउंट कर दिया डबल, मतलब मैंने कर दिया 18। तो भाई हाइड्रोजन का अमाउंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो हाइड्रोजन भी तो डबल काम में ही आएगा। तो अगर 9 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन काम में आ रहा है तो आपका 18 ग्राम में जस्ट उसका डबल, 1 का डबल क्या हो गया 2 हो गया ना, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन काम में आएगा। और ऑक्सीजन की बात करूं तो 9 ग्राम में 8 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा था काम में, तो 18 ग्राम के अंदर कितना आएगा उसका जस्ट डबल 16 ग्राम। इसमें इतना मुश्किल क्या है समझने का। ठीक है, तो बच्चों एटम की डेफिनेशन तो हमने देखी, जॉन डाल्टन ने हमें एटम की डेफिनेशन बताई। एटम्स के अब सिंबल्स की बात करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने काम को आसान बनाने के लिए एटम्स के कुछ सिंबल्स जो हैं वो डिराइव करने की कोशिश की।
जैसे कि आपके पास में एक सिस्टम आएगा जिसमें जॉन डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंबल दिया ये, कार्बन के लिए सिंबल उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये सिंबल दिया कार्बन के लिए। इसी तरीके से आपकी बुक में बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं। उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए कुछ सिंबल्स इस तरीके से डिसाइड किए। किसने? जॉन डाल्टन ने। पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास में हैं, कितने एलिमेंट्स का कौन कौन सा सिंबल हम लोग याद रखेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बर्जिलियस ने एक सिस्टम तैयार किया किसी भी एलिमेंट का सिंबल देने के लिए। और वो सिस्टम क्या था? उस सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसके नाम के अंदर आए हुए 2 या 3 अल्फाबेट्स, पहले पहला या पहले के साथ दूसरा या तीसरा नाम का अल्फाबेट जो है उसे यूज में लेने के लिए बताया। कि जैसे कि कार्बन का नाम है CARBON, कार्बन, तो इसके लिए उन्होंने सिंबल बताया कि आप क्या यूज में ले लीजिए, सी यूज में ले लीजिए। पर इसी तरीके से एक एलिमेंट है क्लोरीन। अब क्लोरीन का भी सिंबल हम लोग सी नहीं ले सकते, तो इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, पहला तो ले लो और साथ में दूसरा ले लो, और पहला जो अल्फाबेट है उसको कैपिटल में लिखो और दूसरे अल्फाबेट को आप लिखो स्मॉल, क्लोरीन। ऐसे ही इन्होंने बताया क्रोमियम, क्रोमियम का सिंबल इन्होंने बोला कि भाई इस बार आप क्या करो, पहला ले लो सी और वापस आप यहाँ पर तीसरा ले लो, तो यहाँ पर सिंबल क्रोमियम का क्या बना दिया इन्होंने, Cr बना दिया। एक एलिमेंट आया इनके पास कोबाल्ट, तो इन्होंने कहा कि भाई सी पहला अल्फाबेट ले लो और दूसरा अल्फाबेट ले लो CO। तो इस तरीके से अगर एलिमेंट का नाम हमें पता है तो हम आराम से बिना किसी समस्या के, बिना किसी उलझन के, हम लोग जो हैं उसका नामकरण आराम से, नाम तो याद है तो हम लोग उसका सिंबल तैयार कर सकते हैं। उसके इंग्लिश नेम के पहले अल्फाबेट को यूज करते हुए, या पहले और दूसरे, या पहले और तीसरे। पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल जो है उनके इंग्लिश नेम से ना लेकर के लैटिन नेम, लैटिन लैंग्वेज में उनका क्या नाम होता है उस अकॉर्डिंग उनका सिंबल तैयार किया गया। जैसे कि कॉपर, भाई कॉपर का इंग्लिश नेम तो है ये, स्पेलिंग ये है, ये COPPR, पर इसका सिंबल जो है वो होता है CU। अब ये जो सिंबल है इसका कॉपर का CU, ये कहां से आया है? लैटिन में कॉपर का नाम है साइप्रस, तो C और U यहां से इसका आया है। इसी तरीके से सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है AG। अब भाई आप देखो सिल्वर की नाम की स्पेलिंग में ना तो A आ रहा है ना G आ रहा है, तो फिर ये इसका सिंबल AG कैसे हो गया? इसका सिंबल इसके लैटिन नेम से आया है। लैटिन में सिल्वर को कहा जाता है आर्जेनम, आर्जेनम। इसी तरीके से बच्चों गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है AU, लैटिन में इसको बोलते हैं ऑरम, AURUM, ऑरम। तो इस तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है वो डिराइव कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20, मतलब हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक नाम, एलिमेंट्स का सिंबल
और उनका एटॉमिक मास आपको बच्चों याद होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस सही तरीके से परफॉर्म करने हैं तो। आगे हमारे पास में डेफिनेशन जो आती है वो है बच्चों एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यही एग्जांपल आपकी बुक में है। आप क्या करो, आप मार्केट में गए और मार्केट में से आपने एक तरबूज, एक वाटरमेलन खरीदा। ये जो वाटरमेलन है इसका वेट 5 केजी है, 5 किलोग्राम है। आपको ये वाटरमेलन पसंद आया, आपने इस वाटरमेलन को उठाया और उठा करके जो भी दुकानदार है आपका उसके पास में ले गए इसका वेट मेजर करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। अब जो दुकानदार था उसके पास में 5 किलो का कोई बाट नहीं था, 5 किलो का कोई वेट नहीं था, पर उसके पास 1 केजी, 1 किलोग्राम के 5 वेट थे, 5 बाट थे अलग अलग। तो उसने एक तरफ तो रखा तरबूज को और दूसरी तरफ वो एक एक किलो के जो 5 बाट थे उनको रख दिया। अब तुमने कहा कि अच्छा भाई इसका वजन 5 किलोग्राम हो गया है, पर दुकानदार बोला नहीं सर, इसका वजन 1 किलोग्राम का 5 गुना है। अब भाई 1 केजी मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 5 केजी, पर कहने का तरीका अलग हो गया ना भाई। आपके अकॉर्डिंग तो 5 किलोग्राम, दुकानदार के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम का 5 गुना है। तो दो अलग अलग लाइंस तुम्हें यहां देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही एटॉमिक मास जो है इसकी डेफिनेशन दी गई। क्या किया गया कि आप क्या करो, आप C12 कार्बन जिसका मास है 12, ठीक है, आप C12 कार्बन लो जिसका मास 12 है, और अब आप इस कार्बन के टोटल 12 बराबर टुकड़े कर दीजिए। कितने पीसेस में तोड़ दो इसको, 12 पीसेस में तोड़ दो। एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12। एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12। अब आपने उसके टोटल कितने हिस्से किए, आपने टोटल उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 पार्ट्स में। तो हर एक हिस्से का मास कितना हुआ, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12, है ना भाई। टोटल 12 ग्राम जो था वो मास था कार्बन का। आपने कार्बन को 12 बराबर हिस्सों में बांटा तो हर हिस्से का मास कितना हुआ, 1/12, है ना। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 आंसर आपका आएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास है 16, तो आप तो कहोगे कि सर ऑक्सीजन का मास है 16, पर कार्बन के 12वें हिस्से का कितना गुना है, सर कार्बन के 12वें हिस्से का ये 16 गुना है, 16 टाइम्स है। क्योंकि ये 12 इंटू 1/12 तो किसके इक्वल आया था, 1 आया था। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास वो नंबर है जिसे कार्बन के 12th पार्ट से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जिस एटम का मास निकल के आएगा उसे ही हम लोग कह देंगे एटॉमिक मास या एटॉमिक यूनिट। इसको आप AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी ये यूनिट आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ये वाला समझ में आया क्या, एटॉमिक मास समझ में आया क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ। एटॉमिक मास समझ में आया क्या, थोड़ा सा मुश्किल है पर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये कार्बन एटम लो, उसके 12 बराबर टुकड़े करो,
और फिर उस 12वें टुकड़े का जो भी मास है, जो एक्चुअल में 1 यूनिट है, उसको आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो ही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, आगे समझे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ जी, तो एटॉमिक मास के बाद में हमारे पास में बच्चों आता है मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास के बाद हम लोग को इस चैप्टर में नॉलेज होनी चाहिए मॉलिक्यूल के बारे में। देखो जो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एक अकेला एटम भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। मतलब एक एटम भी हो सकता है या एक से ज्यादा एटम भी उसमें हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि वो अकेला एग्जिस्ट कर सके। इसका मतलब समझो, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला ओ नहीं होता, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला आप कहते हो O2। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन गैस, इस दुनिया में ऑक्सीजन पाई जाती है किस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में पाई जाती है, ओ के फॉर्म में नहीं पाई जाती, वो पाई जाती है O2 के फॉर्म में। तो O2 कहलाएगा मॉलिक्यूल और O कहलाएगा एटम। इसी तरीके से जब मैं कहता हूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन गैस, तो याद रहे N2 की बात हो रही है ना कि N की। हाइड्रोजन गैस, H2 की बात हो रही है ना कि H की। ओजोन, O3 की बात हो रही है ना कि ऑक्सीजन की। तो मॉलिक्यूल क्या है, एक एटम। अब एटम वाला एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं कहता हूं हीलियम गैस, तो बच्चों हीलियम गैस का सिंबल He है, इसके एटम को भी आप He ही लिखते हो। तो ये गैस हीलियम, आर्गन, नियोन, ये एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल, इनका सबका फॉर्मूला होता है सेम। एटॉमिसिटी, एक टर्म आती है आपके पास में, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि O2, O2 में आप देखोगे कि 2 एटम है। अगर 2 एटम है तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो O2 हो, H2 हो, N2 हो, ये बच्चों सबके सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मॉलिक्यूल में एक अकेला एटम है जैसे कि हीलियम, तो इसको आप कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीलियम, आर्गन, नियोन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन, O3, कोई बताएगा इसकी एटॉमिसिटी क्या है और इसको कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, O3, ओजोन। O3 ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है और इसे कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल आप कहेंगे। टेट्रा का मतलब होता है 4, कृष्णा, टेट्रा का मतलब होता है 4। 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज में लिया जाता है। तो O3 की एटॉमिसिटी है 3, तो आप O3 को कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मुझे आप बताओ H2O, H2O को कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहोगे। H2O को कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। देखो इस मॉलिक्यूल में कितने टोटल एटम आ रहे हैं, डायटोमिक।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स, देखो बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो क्या होगा आंसर? ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे मैं डेफिनेशन पूछ सकता हूं, या फिर मैं आपको कोई कंपाउंड का नाम दे करके या उसका फॉर्मूला दे करके पूछ सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपने पास इसमें अगला जो टॉपिक आता है एटम के बाद, वो टॉपिक आता है आयन। आयन, आयन क्या है? हम लोग बोलते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, भाई ये तो टाइप ऑफ आयंस है, ये तो आपने टाइप ऑफ आयंस बताए, आयन क्या है? आयन एक, पहली चीज तो आयन जो है वो एक चार्ज्ड स्पीसीज है, वो एक चार्ज्ड स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, या तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वो चार्ज स्पीसीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने से या गेन करने से बनती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, इलेक्ट्रॉन के लूज करने की वजह से नेगेटिव आयन बनेगा या पॉजिटिव आयन? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा या पॉजिटिव आयन का? करिए कमेंट, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से कौन सा आयन क्रिएट होगा? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से जो आयन क्रिएट होगा वो होगा पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से जो आयन क्रिएट होगा वो होगा नेगेटिव आयन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहा जाता है कटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से बना है उसे हम लोग कहते हैं एनायन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनायन। तो कैटायन और एनायन। जब कैटायन और एनायन, मतलब आयंस की बात कर रहा हूं, जब आयंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चों इन आयंस को कहा जाता है रेडिकल्स। क्या कहते हैं इन्हें? रेडिकल्स। रेडिकल कब कहेंगे? जब कोई आयन किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। एग्जांपल के तौर पर सोडियम आयन, देखो सोडियम आयन कैसे बना होगा? सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब ये बन गया होगा Na+। सोडियम का सिंबल है Na और इसका आयन है Na+। क्लोरीन आयन की बात करो तो क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये उसको गेन करके कन्वर्ट हो गया Cl-। Na+ कैटायन हो गया, Cl- यहां एनायन हो गया। और अब मैं इन दोनों की केमिकल रिएक्शन करा दूं, किन दोनों की? Na+ की और Cl- की। तो आप देखो बच्चों, ये दोनों ही अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, और जैसा कि हमें पता है कि दो अपोजिटली चार्ज आयंस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज्ड आयंस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां Na+ और Cl- दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, तो यहां ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद में दोनों फॉर्मेशन कर देंगे किसका? NaCl सोडियम क्लोराइड।
देखो यहाँ इस पर प्लस वन चार्ज है, इस पर -1, +1 और -1 आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस वजह से NaCl के ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं रखा है। तो यहाँ Na प्लस कटायन था, Cl माइनस अनायन था, पर जैसे ही मैंने इन दोनों की केमिकल रिएक्शन करवाई, अब मैं आयन शब्द जो है कैटायन एनायन उसे यूज में नहीं लूंगा। मैं कहूंगा कि यहां ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल है, यहां ये नेगेटिवली चार्ज रेडिकल है, और ये दोनों अपोजिटली चार्ज रेडिकल्स कंबाइन होकर के एक आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। अब आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, और उसे किस तरीके से नाम दिया जाता है, इसके लिए आपके पास मैंने टेबल बनवाई है, जिसमें एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, उनकी वैलेंसी है, चार्ज लिखा हुआ है उन पर और उनका नाम। ऐसे ही दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, उनकी वैलेंसी क्या है और उनका नाम क्या है। ये सब मैं अगली क्लास में आपको बच्चों याद होना चाहिए। देखो कई बार हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं और बहुत बार मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन समझाया है, तो इस बार मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टेबल है कैटायन और एनायन की, ये अगली क्लास में आप बिल्कुल इसे याद कर लेंगे, ताकि आपको समझने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, उल्टा आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट क्लास में जो टेबल है ये आप लोग को याद रखनी है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हमें तैयार करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसको आप लोग जो है पढ़ के आना, पढ़ के क्या इसको याद करके आना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्लास